हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे द्वारा एक सीरीज लॉन्च की गई थी जिसमें हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर जो प्रीलिम के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम 2014 से 2023 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ईयर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। सो इससे पहले जो हमारी वीडियोस अपलोड हुई हैं उसमें हमने पॉलिटी के 2014, 2015, 2016 के जो क्वेश्चंस हैं उसको देखा था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2017 में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। तो सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी होने का जो मतलब है, उस मतलब में हम क्या समझते हैं कि किसी चीज की एब्सेंस होनी चाहिए। किस चीज की एब्सेंस होनी चाहिए? क्या प्रिविलेजेस की एब्सेंस होनी चाहिए, या रेस्ट्रेंट्स की एब्सेंस होनी चाहिए, या फिर कंपटीशन की एब्सेंस होनी चाहिए, या फिर आइडियोलॉजी की एब्सेंस होनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस चीज की एब्सेंस होगी, तो हम बोलेंगे कि ये इक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस मतलब जो कुछ खास सुविधाएं किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड की जा रही हैं, क्योंकि जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वो सुविधाएं आप प्रोवाइड करोगे वो बाकियों से अपर लेवल पे हो जाएंगे और उसको हम बोल देते हैं इनइक्वालिटी। सो अगर आपने इक्वालिटी प्रमोट करनी है सोसाइटी के अंदर तो प्रिविलेजेस की एब्सेंस ही इक्वालिटी को प्रमोट करेगी, राइट? तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसके द्वारा लिमिटेशंस लगाई जाती हैं, राइट? किसके ऊपर लिमिटेशन लगाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? नंबर 1 स्टेटमेंट है लेजिस्लेटिव फंक्शंस के ऊपर, नंबर 2 स्टेटमेंट है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के ऊपर। तो क्या डीपीएसपी किसी तरीके की लिमिटेशन लगाते हैं लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के ऊपर? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लिमिटेशन लगाते हैं फंडामेंटल राइट्स। तभी हम उनको बोलते हैं कि इट इज लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो आपका एग्जीक्यूटिव हो चाहे आपका लेजिस्लेचर हो। तो मतलब यहाँ पे नाइदर वन नॉर टू, क्योंकि जो डीपीएसपीज है ये नॉन जस्टिशिएबल है, राइट? ये जस्ट एक सुजेशन है जो स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। इनको रियलिटी में पॉसिबल करवाना इफ पॉसिबल तो सरकार कर सकती है, अदरवाइज इनको इग्नोर भी किया जा सकता है। बट यहाँ पे सुजेशन दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इन डीपीएसपीज को हम रियलिटी में इंप्लीमेंट करवा सके। तो मतलब लिमिट्स तो नहीं होंगी। वो कौन लगाता है? फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट के ऊपर कुछ लाइंस आपके पास पूछी गई हैं, कुछ स्टेटमेंट है। नंबर 1, द प्राइवेट मेंबर्स बिल इज द बिल प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर जो बिल रखा जाता है उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल तब बोलेंगे जब वो बिल ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा रखा गया है जो इलेक्टेड नहीं है, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड है। तो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? जो प्राइवेट मेंबर के द्वारा रखा जाएगा। अब प्राइवेट मेंबर किसको बोला जाता है? कोई भी एमपी ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो क्या है, मिनिस्टर की पोस्ट होल्ड नहीं करता है। जब किसी एमपी को मिनिस्टर बना दिया जाता है तो वो बिल रखेगा तो उसको बोलेंगे पब्लिक मेंबर बिल, और अगर कोई सिर्फ एमपी बिल रख रहा है तो उसको बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल। यहाँ पे क्या बोल दिया कि वो इलेक्टेड नहीं होना चाहिए, वो नॉमिनेटेड होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, राइट? तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, recently a private members bill has been passed in the parliament of India for the first time in the history। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बोला जा रहा है कि रिसेंटली 2017 के अराउंड कोई बिल पास हुआ है और ये हिस्ट्री में पहला प्राइवेट मेंबर बिल है जिसको पार्लियामेंट ने पास किया। देखो सिंपल चीज है, अगर एक मिनिस्टर बिल रख रहा है तो उसके पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो मिनिस्टर किसी गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, किसी पार्टी को बिलोंग करता है, और उस पार्टी को बिलोंग करता है जो सत्ता में है।
प्राइवेट मेंबर जब हम बात कर देते हैं, ये कोई भी एमपी हो सकता है, ये रूलिंग पार्टी से भी हो सकता है, ये ऑपोजिशन पार्टी से भी हो सकता है, ये अदर किसी पार्टी से भी हो सकता है, तो चांसेस कम होते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि आज तक हमारी हिस्ट्री में कोई बिल ही ना पास हुआ और 2017 में जाके पहला बिल पास हुआ हो, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो मतलब दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत है, तो आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो कब पास किया गया, तो वो पास किया गया 1952 के अंदर। और प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम देखें तो अभी तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल हैं जो पास हुए हैं। इट इज अ नंबर जो पास हुए हैं, ना कि जो रखे जाए। रखे तो बहुत सारे बिल जाते हैं, हर साल हर सेशन में बहुत सारे प्राइवेट मेंबर बिल आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोनों सदनों ने जिसको पास किया हो, प्रेसिडेंट का असेंट मिला हो, वो सिर्फ कितने हैं, 14 ही है, राइट। और जो मोस्ट रिसेंट अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, 1970 के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल पास किया गया था, रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपेलेट जुरिस्डिक्शन। सो सुप्रीम कोर्ट की जो क्रिमिनल केसेस की अपील सुनने की जो पावर है उसको एनलार्ज किया गया, उसको और बड़ा किया गया बोल सकते हो। उसके रिलेटेड ये बिल था, 1970 में पास हुआ, ये मोस्ट रिसेंट है। इसके बाद कोई आपका बिल पास नहीं हुआ। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 52 में जाके पहला प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ, और लास्ट जो हुआ है अभी तक का वो 1970 का है, ठीक है। तो टोटल 14 है, इसको आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी। नेक्स्ट देखो, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू। सो जो पार्लियामेंट है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो एग्जीक्यूटिव है उसको कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करके, नंबर 1 एडजर्नमेंट मोशन, नंबर 2 क्वेश्चन आवर, नंबर 3 सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। तो 3 आपके पास है। एडजर्नमेंट मोशन देखो उस टाइम पे रखा जाता है लोकसभा के अंदर जब आप सदन का ध्यान जो है किसी खास मुद्दे के ऊपर लेके जाना चाहते हो, जो भी बिजनेस सदन के अंदर चल रहा था उसको वहीं पे आप रोकोगे, और वो जो मुद्दा आया है सोसाइटी के अंदर या कुछ भी हो सकता है उसके ऊपर डिस्कशन आप स्टार्ट करना चाहते हो। नंबर 2 क्वेश्चन आवर, जब पार्लियामेंट की मीटिंग होती है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन आवर देखने को मिलता है, जन हमारे पास 0 आवर होता है। क्वेश्चन आवर में क्या है, जो मेंबर्स हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे और जो मिनिस्टर है वो आंसर करेंगे। मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और तीसरा है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पूछा, मिनिस्टर ने जवाब दिया, जवाब के ऊपर अगेन क्वेश्चन पूछा। तो ये तीनों ही चीजें क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर पार्लियामेंट के मेंबर्स का कंट्रोल है। तो तीनों के तीनों ही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, राइट। जैसे एडजर्नमेंट मोशन में मैंने आपको बताया कि ये मोशन रखा जाएगा, जो भी करंट मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर जवाब मांगा जाएगा कि बताइए जी ये क्या चल रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन कीजिए, राइट। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, जब क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 2 तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक आपके पास अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस होते हैं और एक हमारे पास स्टेयर्ड क्वेश्चंस होते हैं। स्टेयर्ड क्वेश्चन माने क्वेश्चन पूछा, ऑरली उसका जवाब उसी टाइम पे आ गया। अनस्टेयर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे क्या है, रिटन फॉर्म में आपको जो आंसर है वो देखने को मिलता है। इट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। देखो पार्लियामेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी भी आज तक यूपीएससी में ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके 2014 से हम 2023 तक तो खुद ही डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी आपको पता चल जाएगा। हर एक वीडियो के अंदर मैंने पार्लियामेंट के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। क्यों? क्योंकि हर साल पूछे गए हैं। तो ये सबसे बड़ा चैप्टर भी है हमारे पास लक्ष्मीकांत के अंदर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, राइट। तो इसको बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो सोच थी आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में दिखती है या फिर कौन से पार्ट में दिखती है। नंबर 1 द प्रीएम्बल, नंबर 2 द फंडामेंटल राइट्स, नंबर 3 द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नंबर 4 फंडामेंटल ड्यूटीज। सो कौन सा वो प्रोविजन या कौन सा वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के फंडामेंटल्स, उनकी क्या सोच थी उसको दर्शाता है। तो वो कौन सा आ जाएगा आपका, प्रीएम्बल। क्योंकि प्रीएम्बल की हिस्ट्री के बारे में जब हम जानते हैं तो हमें पता चलता है कि एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले
13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा जिसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स बताए गए थे कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं उसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को इंश्योर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल माइनॉरिटीज़ जो है, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो है, उनके अधिकारों की बात की गई, राइट। इसी तरीके से इक्वालिटी की बात की गई, डेमोक्रेसी की बात की गई। अच्छा, जैसे ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मॉडिफिकेशंस करके उसको हमने क्या बना दिया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका आइडिया हमने यूएसए से लिया। तो मतलब वो जो बेसिक्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हमारा संविधान बना है, तो वो आपको कहां पे देखेगा, प्रीएम्बल के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो क्या है। नंबर 1 स्टेटमेंट, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। क्या हमारे देश में ऐसा है? क्या प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये पार्लियामेंट से अलग होके चलते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो होता ही नहीं है। ये आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिलेगा। नंबर 2, it provides continuity of policy and more efficiency। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी कैसे होगा? फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव और रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को निकाल सकता है। अब निकाल दिया तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें ये देखने को मिलेगा पॉलिसीज धरी की धरी रह जाएंगी, नया एग्जीक्यूटिव आएगा, नई पॉलिसीज बनेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1989 से अगर हम 1999 की बात करते हैं, 10 सालों में आपको 7 प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, मिनिस्टर्स भी चेंज होते हैं, राइट। तो मतलब इससे तो आप बोल सकते हो कि इनस्टेबिलिटी आती है, कंटिन्यूटी नहीं आती। नंबर 3, द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये सही स्टेटमेंट होगी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसका सिंपल भाषा में अगर हम मतलब समझते हैं तो जो एग्जीक्यूटिव है उसको लेजिस्लेचर निकाल सकता है। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन की हम बात करते हैं, ये भी एक टूल है। इसके अलावा जैसे पहले मैंने आपको बताया क्वेश्चन आर है, आप क्वेश्चंस पूछते हो, सामने वाले ने जवाब देना है। किसने जवाब देना है? मिनिस्टर्स ने, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज एग्जीक्यूटिव, राइट। इसको आपने ध्यान में रखना है। तो ये जो सी है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल 75 है, 74 है जब हम यूनियन की बात करते हैं, आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164 जब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, है ना। जब हम आर्टिकल 75 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूटिव, क्या फंक्शंस हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैसे उनको अपॉइंट किया जाएगा, किस तरीके से वर्किंग रहेगी, ठीक है। और साथ ही साथ ये बताएगा कि कैसे वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे टू द लेजिस्लेचर। इसी तरीके से स्टेट लेवल पे भी हमें ये देखने को मिलेगा। सो आर्टिकल 74, 75 पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के साथ डील करता है, जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सब की बात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in the context of India, which one of the following is correct relationship between rights and duties? राइट्स जो हमारे कुछ अधिकार हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, एंड ड्यूटीज जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज होगी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? नंबर 1 स्टेटमेंट, राइट्स आर कोरिलेटिव विद द ड्यूटीज। नंबर 2, राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। Number 3, rights not duties are important for advancement of the personality of citizens. Number 4, duties not rights are important for the stability of the state. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट देखो, राइट्स आर कोरिलेटिव विद द ड्यूटीज, ये बिल्कुल सही है, मतलब रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। देखो जब तक ड्यूटी आप परफॉर्म नहीं करोगे तब तक सामने वाले के अधिकार जो है वो सुरक्षित नहीं है। राइट्स विदाउट ड्यूटीज हो ही नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये किसी पर्सन का अधिकार है, अगर वो उस पर्सन का अधिकार है तो बाकियों की वो ड्यूटी है कि उस अधिकार को सुरक्षित रहने दे, उसका हनन ना करे। सो राइट्स एंड ड्यूटीज को आप कभी अलग कर ही नहीं सकते हो। तो मतलब कोरिलेटिव ये हमेशा हमारे पास रहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोला कि फंडामेंटल राइट्स या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। दुनिया जहान का कोई भी अधिकार हो, लीगल अधिकार हो, विदाउट ड्यूटी नहीं है। अगर आपको बोला कि ये लीगल अधिकार इस पर्सन का है तो उसका मतलब क्या है? सोसाइटी उसका हनन नहीं करेगी, ये सोसाइटी की ड्यूटी है, राइट। तो कोरिलेटिव हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए।
डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। अब डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या है, जनता के शासन की बात हो रही है, जनता रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेगी। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकर है एक्चुअली वो कौन है, जनता है। जनता जिसकी सरकार बनाएगी वही अल्टीमेटली देश को चलाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिसाइड करना कि आप किसको वोट करना चाहते हो, राइट। दैट इज द बेसिक वर्च्यू ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। द इंटेलिजेंस एंड करेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, जो आम जनता है उनका इंटेलिजेंस क्या है, उनका चरित्र क्या है, आप बोल सकते हो। नंबर 2, द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, एग्जीक्यूटिव की लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। नंबर 3, अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन, एक ऐसा इंडिविजुअल होना चाहिए, आप बोल सकते हो, जिसका क्या है, एक अलग विजन हो जो कंट्री को एक अलग लेवल पे ले जाए, इंडिविजुअल। देन उसके बाद अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, बहुत सारे पार्टी वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल देखो, स्टेटमेंट 4 दी गई हैं। करेक्ट आंसर ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, इज रिलेटेड टू कॉमन पीपल, राइट। जो कॉमन जनता है, मैन एंड वुमेन है, उनका करेक्टर क्या है, उनका इंटेलिजेंस क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो किसको इलेक्ट करते हैं। डिसीजन तो अल्टीमेटली इसी आम जनता ने लेना है, राइट। तभी तो वोट बैंक के जो इश्यूज हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो प्रीएम्बल के अंदर मेंशन नहीं है। नंबर 1, लिबर्टी ऑफ थॉट। नंबर 2, इकोनॉमिक लिबर्टी। नंबर 3, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। नंबर 4, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। अब हमारे प्रीएम्बल के अंदर लिबर्टी शब्द लिखा गया है, किस चीज की लिबर्टी? लिबर्टी है थॉट की, लिबर्टी है एक्सप्रेशन की, लिबर्टी है बिलीफ की। बट क्या इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में प्रीएम्बल में लिखा गया है? बिल्कुल भी नहीं। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा था कि कौन सी लिबर्टी मेंशन नहीं है, कौन सा ऑब्जेक्टिव मेंशन नहीं है। तो दैट इज इकोनॉमिक लिबर्टी, और यही बेसिक हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। अब देखो फेडरलिज्म अगर बोला जाता है तो बात अलग है। अब यहाँ पे पूछा गया है इंडियन फेडरलिज्म, क्योंकि इंडिया में थोड़ा अलग तरीके का फेडरलिज्म है। जैसा आपको यूएसए के अंदर देखने को मिलेगा वो चीज इंडिया में नहीं है, क्योंकि फेडरलिज्म में तो ये होता है कि स्टेट के पास ज्यादा पावर रहती है एज कम्पेयर टू सेंटर। बट हमारे देश में तो सेंटर के पास ज्यादा पावर है, तभी हम बोलते हैं इंडियन फेडरलिज्म या फिर क्वाजी फेडरलिज्म यहाँ पे शब्द यूज किया जाता है। तो इंडियन फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग देखो कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। नंबर 1, देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना मतलब कि एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, जिससे क्या होगा, जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग, जो संविधान में लिखा गया उसके अकॉर्डिंग जुडिशरी जस्टिस कर सकती है ना। अगर मान लो सेंटर स्टेट की पावर में घुसने की कोशिश करता है, स्टेट सेंटर की पावर में घुसने की कोशिश करती है, तो डिसाइड किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास डिसीजन मेकर जो है, जो जस्टिस प्रोवाइडर है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये तो है हमारे देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है। नंबर 2, पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। जो पावर है वो क्लियरली डिवाइडेड है। तो ये आपको देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे 7th शेड्यूल है, जिसमें स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, या जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट है। पावर डिवाइड की गई है कि ये सब्जेक्ट यूनियन के हैं, इसके ऊपर यूनियन लॉ बनाएगा, ये सब्जेक्ट स्टेट के हैं, इसके ऊपर स्टेट लॉ बनाएगा। तो ये भी सही है। नंबर 3, द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। फेडरेटिंग यूनिट्स मतलब स्टेट्स को अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है, मतलब सबको एक जितनी सीट्स नहीं मिलती हैं राज्यसभा के अंदर। शेड्यूल 4 की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा सीट्स की बात होती है। तो यहाँ पे देखो यूपी की अगर हम बात करते 31 सीट्स हैं, पंजाब की बात करेंगे 7 सीट्स है, सिक्किम की बात करेंगे 1 सीट है। तो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा के अंदर स्टेट्स की, ये भी सही है, ऐसा है हमारे देश में। नंबर 4 जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश की स्टेट्स के अंदर ऐसा कोई एग्रीमेंट कभी हुआ ही नहीं है कि हमने मिलके फेडरेशन बनानी है, राइट। तो ये हमारा फीचर
नहीं है, और यही पूछा गया था कि कौन सा फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो उन्होंने बोला है कि 4 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, 4 स्टेटमेंट है, आपने बताना है कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है। नंबर 1, एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट whose responsibilities are complex and hard to carry out to the satisfaction of all। तो वो क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्रिटिसिज्म को मिनिमाइज किया जाए, मतलब आप सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। क्या ये चीज हमारे देश के अंदर होती है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश में तो रज के लोग क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। नंबर 2, a mechanism for speeding up the activities of government whose responsibilities are increasing day by day। स्पीड अप करना उसके प्रोसेस को, हर दिन स्पीड अप करना, हर दिन नया मैकेनिज्म लेके आना। नंबर 3, a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of government to the people। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी की पूरी सरकार, ऐसा नहीं है कि कोई एक मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, सारे मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। हमारे यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, ये अपने आप में क्या दर्शाता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। यही होता है, सारे के सारे मिनिस्टर्स निकलेंगे, प्राइम मिनिस्टर निकलेगा, पूरी सरकार गिरेगी वहां पे, राइट। तो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेसिक। नेक्स्ट देखो, which of the following statement is are true of the fundamental duties of an Indian citizen। fundamental duties के related question है। और एक चीज और ध्यान से देखो, fundamental right, DPSPs, fundamental duties and parliament, ये 3-4 टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। सो नंबर 1 स्टेटमेंट है रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल है? क्या डीपीएसपीज एनफोर्सेबल है? बिल्कुल भी नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड देखो, दे आर कोरिलेटिव टू द लीगल ड्यूटीज। अगर लिखा होता कोरिलेटिव टू द फंडामेंटल राइट्स तो बात अलग थी कि वो रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, बट यहाँ पे लिखा है कोरिलेटिव टू द लीगल ड्यूटीज। लीगल ड्यूटीज मतलब क्या है? जो लॉ प्रोवाइड करता है। अब जो लॉ प्रोवाइड करता है वो तो एनफोर्सेबल होगी, वो तो जस्टिशिएबल होगी, बट फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिशिएबल। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या रह गया हमारे पास? नाइदर 1 नॉर 2। तो यहाँ पे हमने करेक्ट चूज करना था, दोनों गलत है, तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following are envisaged by right against exploitation of the Constitution of India। right against exploitation मतलब हम आर्टिकल 23 एंड 24 की बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स में से। 4 स्टेटमेंट है, तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा फंडामेंटल राइट नंबर 23 एंड 24 आर्टिकल में आता है। सो नंबर 1 इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। एक तो इंसान का व्यापार रोकना है, और ऊपर से आपने एक जो बॉन्डेड लेबर है, जो जबरन किसी से मजदूरी करवाई जाती है, उसको रोकना है। ये तो है आर्टिकल 23, इसी के बारे में तो बात करता है। नंबर 2, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के बारे में तो राइट टू इक्वालिटी बात करता है, नॉट एक्सप्लॉयटेशन वाला। तो यहाँ पे आर्टिकल 17 है राइट टू इक्वालिटी के अंदर। देन प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के लिए तो हमारे पास आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 है स्पेशली, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। फोर्थ, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज एंड माइंस, मतलब जो बच्चों से एम्प्लॉयमेंट की जाती है, चाइल्ड लेबर, उसको रोकने की बात कर रहे हैं। तो वो कहां पे है? आर्टिकल 24 के अंदर। और एक्सप्लॉयटेशन में 2 ही है, 23, 24। तो मतलब हमारे पास जो स्टेटमेंट नंबर 1 है एंड स्टेटमेंट नंबर जो 4 है आपकी, ये करेक्ट हो जाएगी। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following are not necessarily the consequences of proclamation of president's rule in the state। स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद कौन सा कॉन्सिक्वेंस, कौन सा रिजल्ट नहीं होगा, मतलब कौन सी चीज नहीं होगी।
नंबर 1 बोल रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट की विधानसभा है, प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद क्या आपकी स्टेट की विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है? डिसॉल्व होना मतलब रद्द कर देना, ऐसा नहीं है। वो डिसॉल्व भी हो सकती है और वो सस्पेंड भी हो सकती है कि टेम्परेरी टाइम के लिए उसकी वर्किंग आप रोक दो। तो इन्होंने बोला कि डिसॉल्व हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, डिसॉल्व नहीं, वो सस्पेंड भी तो हो सकती है। नंबर 2, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, ये सही है। जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगा, मतलब क्या है, अब प्रेसिडेंट उस स्टेट को चलाएंगे। प्रेसिडेंट के बिहाफ के ऊपर गवर्नर चलाता है विद द हेल्प ऑफ द सिविल ऑफिसर्स। तो मतलब जो चीफ मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर्स हैं, उन सबको तो रिमूव किया जाएगा। जब प्रेसिडेंट रूल हट जाएगा, अगर आपके पास विधानसभा बैठी हुई है तो दोबारा से चूज कर लिया जाएगा। तो ये तो सही है। नंबर 3, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज मतलब पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, इनका क्या लेना देना? इनका तो इसमें कोई लेना देना है ही नहीं। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3, ये दोनों आपकी जो है ये कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा। प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि राइट टू वोट क्या चीज है। अब राइट टू वोट क्या फंडामेंटल राइट है, या फिर नेचुरल राइट है, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या लीगल राइट है? देखो, राइट टू वोट अब कहीं कहीं पे पढ़ोगे बोला जाएगा लीगल राइट है, कहीं कहीं पे पढ़ोगे बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। तो ये कंफ्यूजन क्यों है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे देश का बेसिक लॉ है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ अ लॉ, तो उस कायदे से हम बोल देते हैं कि ये लीगल राइट है। और दूसरी तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो उसके अंदर लिखा गया है, जैसे आर्टिकल 326 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या बोला जाता है कि कोई भी सिटीजन हो इंडिया का जिसकी एज 18 या 18 से ऊपर है, वो वोट करने का अधिकार रखता है। अच्छा, उससे पहले हमारे पास 21 साल होती थी मिनिमम एज, फिर उसको क्या है 18 साल कर दिया गया। ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है? संविधान के अंदर। सो कंफ्यूज नहीं होना। अगर मान लो यहाँ पे फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, लीगल राइट और तीसरा कुछ और लिखा होता, फिर आप लीगल राइट चूज कर सकते थे। बट यहाँ पे फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट में चूज करना है तो आप, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट में चूज करना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चूज करोगे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ अ लॉ, और यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल 326 में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये, राइट। इसको आपने याद रखना है। बेसिक बेसिक चीजें भी आपने याद रखनी है यहाँ पे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 326 है जिसमें खास तौर पे ये हमें बताया जाता है। और इसके अलावा हमारे पास 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके तहत 21 से एज कम करके 18 साल की गई। इसके अलावा द राइट दैट आर एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कन्फर्म्ड ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड डू नॉट फॉल अंडर द डोमेन ऑफ पार्ट 3 आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। संविधान के अंदर जो अधिकार लिखे गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होंगे क्योंकि वो संविधान के अंदर लिखे गए हैं। बट स्पेसिफिकली अगर पार्ट 3 की बात करते हो, दैट इज फंडामेंटल राइट, तो उसको हम फंडामेंटल राइट अलग से बोल देते हैं, राइट। अगर ये चीज फंडामेंटल राइट के अंदर लिखी होती फिर मैंने फंडामेंटल राइट आंसर चूज करना था, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बट वहां पे तो लिखा ही नहीं हुआ। आर्टिकल 326 तो फंडामेंटल राइट में आता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इंप्लाइज। सो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? क्या है जुडिशियल रिव्यू? नंबर 1 स्टेटमेंट, द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मतलब क्या है कि जो लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बना है, राइट। सिंपल चीज ये है। सो जुडिशरी एक पावर रखता है कि अगर कोई भी लॉ बनाया गया तो उसको रिव्यू कर सकता है ये देखने के लिए कि क्या वो संविधान के अकॉर्डिंग है। दैट इज कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू। सो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यही हमारा आंसर है। अब जुडिशियल रिव्यू के रिलेटेड एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक केशवानंद भारती केस आता है जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन दी गई थी, और बेसिक स्ट्रक्चर के विद इन आता है जुडिशियल रिव्यू। मतलब ये पावर आप जुडिशरी से छीन नहीं सकते। और यहाँ पे एक आर्टिकल नंबर 13
आर्टिकल 13 जो है फंडामेंटल राइट का, वो हमें ये बताता है कि अगर कोई भी अधिकार ऐसा कोई भी ऐसा लॉ बनाया जाता है, ऐसा रूल बनाया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ तालमेल नहीं बना पा रहा है, मतलब फंडामेंटल राइट्स को हार्म कर रहा है, सो उसको क्या है, जुडिशरी नलीफाई कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1 स्टेटमेंट है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। सो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 5 मेंबर है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे 3 मेंबर है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। सो पहली स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड देखो, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस। ये कैसे हो सकता है भाई? होम मिनिस्ट्री किस तरीके से डिसाइड कर सकती है कि इलेक्शंस कब होंगे? होम मिनिस्ट्री मतलब सरकार की हम बात कर रहे हैं, वहां पे कोई ना कोई मिनिस्टर बैठा होगा। प्रेजेंट सरकार कैसे डिसाइड कर सकती है कि नेक्स्ट इलेक्शंस कब होंगे, कैसे होंगे? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारे पास एक इंडिपेंडेंट बॉडी आती है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये तो गलत है, फर्स्ट भी गलत है। थर्ड बचा हमारे पास, अब थर्ड ही हमारा आंसर होगा क्योंकि ऑप्शंस उस तरीके से दी गई हैं। Election Commission resolves the dispute relating to the splits mergers of the recognized political party। जो पार्टीज हैं वो स्प्लिट होती हैं या मर्ज होती हैं, तो कोई डिस्प्यूट खड़ा होगा तो उसको सॉर्ट आउट कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो करेक्ट पूछा था, करेक्ट हमारे पास ओनली थर्ड स्टेटमेंट है, राइट? इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected। तो ये बोला जा रहा है कि मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर क्या है, लोकसभा के इलेक्शंस हुए, वहां पे मान लो सिर्फ 100 ही वोटर है ना, तो ये बोला जा रहा है कि 100 में से कम 50 वोट्स जिसको मिलेंगी वो इलेक्ट होगा एज अ एमपी। अगर आपको 50 से कम मिली है, बाकियों से ज्यादा मिली है बट 50 से कम मिली है, आपको इलेक्टेड नहीं माना जाएगा। क्या ऐसी कंडीशन हमारे यहाँ पे है? नहीं। हमारे यहाँ पे सिंपल ये बोला जाता है कि मान लो 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिल गई, वो चाहे 50% हो, चाहे 30% हो, चाहे 10%, कुछ मर्जी हो, वो जीता माना जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लोकसभा the speaker's post goes to majority party and deputy speaker post goes to opposition। अच्छा ये सही है, स्पीकर मेजॉरिटी पार्टी का बनता है, मतलब जो रूलिंग पार्टी है, और डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का बनता है, बट इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे नहीं लिखा हुआ। गलती यहां पे ये है कि संविधान में इन्होंने बोल दिया लिखा हुआ है, संविधान में ऐसा नहीं है। ये एक कन्वेंशन चल रही है कि जो स्पीकर की पोस्ट है वो रूलिंग पार्टी को, डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट जो आपकी ऑपोजिशन की पार्टी है उसको दी जाएगी। तो मतलब दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे गलत है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डाटा देख सकते हो आप कि 11th लोकसभा में ये चीज हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस, रजामंदी से डिसाइड किया कि डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट जो है, जो मेन ऑपोजिशन पार्टी होगी, ऑपोजिशन पार्टी माने वो पार्टी, रूलिंग पार्टी के बाद वो पार्टी सदन के अंदर जिसके पास एटलीस्ट 10% सीट्स हैं सदन की, राइट? लोकसभा में अलग हो सकती है, राज्यसभा में हो सकती है, विधानसभा में, विधान परिषद में, इस तरीके से। और ये जो चीज है ये इनफॉर्मल कंसेंसस है, इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ और संविधान में तो बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, तो इसीलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा गया। For election to the Lok Sabha, the nomination paper can be filed by anyone residing in India। Nomination paper मतलब क्या है? अपना नाम दर्ज करवाना है इलेक्शंस में खड़े होने के लिए, है ना? सो कोई भी बंदा जो इंडिया के अंदर रिजाइड कर रहा है, ध्यान से देखो, रिजाइड मतलब सिटीजन हो, सिटीजन ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, बस यहाँ पे रह रहा है, वो तो नेपाल का बंदा भी हो सकता है। नंबर 2, a resident of constituency from which the election is to be contested। मतलब जिस एरिया से वो बंदा खड़ा होना चाहता है इलेक्शंस में, उसी एरिया का वो वोटर होना चाहिए, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो वोटर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है, अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी कहाँ के हैं, कहाँ जाके इलेक्शंस लड़ते हैं, और मोस्टली पॉलिटिशियंस ऐसे करते हैं। सोचा करो ना इस चीज को कि ऐसा हो रहा है तो ये हो सकता है क्या? नंबर 3, any citizen of India whose name appears in the electoral rolls of the constituency। अब constituency कौन सी? any constituency। अगर 543 सीट्स के लिए लोकसभा में इलेक्शन हो रहे हैं तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना हमारे पास,
मान लो कि पंजाब की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका जो नाम है वो इलेक्टोरल रोल में आता है, वहां पे आप वोटर हो और आप वोट करने का पूरा पूरा अधिकार रखते हो, और आप लीगली वहां पे जो इलेक्टोरल रोल है, वो जो लिस्ट आती है हमारे पास, उसमें आपका नाम आ रहा है, तो आप एलिजिबल हो, आप इलेक्शन कहीं से भी लड़ सकते हो, जरूरी नहीं उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी या उसी स्टेट से लड़ोगे। पंजाब का बंदा हरियाणा में लड़ सकता है इलेक्शन, हरियाणा का यूपी में लड़ सकता है, इट इज पॉसिबल। तो यही हमारा जो करेक्ट है वो स्टेटमेंट हो जाएगा। अब देखो, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम पार्लियामेंट पढ़ते हैं, लोकसभा राज्यसभा की बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो पढ़ते हैं, तो उसमें ये बोला जाता है कि आप एज अ वोटर रजिस्टर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिटीजन हो लेकिन वोटर नहीं हो तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, राइट। सो हमारा आंसर हो जाएगा सी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो आज हमने डिस्कस किया 2017 के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से प्रीवियस भी हमने 2014, 15, 16 इसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके उसको भी जरूर देखना है। जो आपका अलग से एक सेक्शन बनाया गया फॉर द यूपीएससी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उसका, तो उसको आपने जाके चेक करना है एक बार। और इसी तरीके से ज्योग्राफी की जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड हो रही हैं, हिस्ट्री की वीडियोस भी अपलोड हुई हैं, हर एक सब्जेक्ट वाइज वीडियोस अपलोड हो रही हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर आवर वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रेपरेशन।